दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्याय 8 स्थानीय शासन। दोस्तों ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं परिचय। दोस्तों केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी ये भी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है और उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। यह अध्याय पढ़ने के बाद आप ये जान पाएंगे कि स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है, संविधान का 73वां और 74वां संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन सी हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं स्थानीय सरकार क्यों। इसके लिए दोस्तों एक केस स्टडी है, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर। गीता राठौड़ इसी जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली हैं। एक आरक्षित सीट ने सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई, लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई। गीता गृहिणी हुआ करती थी, लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और गांव में सड़क बनवाने में किया। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और गांव में वन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में किया। ये पंचायत राज अपडेट खंड 11 संख्या 3 फरवरी 2004 का रिपोर्ट है। दोस्तों सफल महिला की एक और ऐसी ही कथा है। देखिए दोस्तों, यह महिला तमिलनाडु के एक गांव वेंगे वसल की सरपंच थीं। सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। यह जमीन वेंगे वसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने वेंगे वसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराए। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज ठहराया। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया और न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश ग्राम पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। दोस्तों ये कथाएं अलग नहीं हैं। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी है और ये कथाएं इस बदलाव का सबूत पेश करती हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आता है, लेकिन क्या इस तरह के उदाहरण नहीं हैं जहाँ गांव की पंचायत के पुरुष सदस्य ने महिला सरपंच को परेशान किया हो? जब महिलाएं अधिकार के पद पर बैठती हैं तो पुरुषों को इससे खुशी क्यों नहीं होती? दोस्तों हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज रहा है और शासन सत्ता की बागडोर पुरुष अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जब महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई तो महिलाओं के सरपंच चुनने पर या बनने पर पुरुष इससे परेशान होते हैं। दोस्तों गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थानीय शासन गांव और जिला स्तर का शासन है। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है और स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए यह भी जरूरी है और स्थानीय शासन का यह फायदा है कि यह लोगों के सबसे नज़दीक होता है।
और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्चे में हो जाता है। गीता राठौड़ वाले मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया। बैंगे वसल गांव की जमीन पर उस गांव का ही हक रहा। अपनी जमीन के साथ क्या करना है ये फैसला करने का अधिकार भी गांव के हाथ में रहा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ और इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा करने में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। आप जानते हैं स्थानीय शासन जो एक क्षेत्र विशेष में या लोकल लेवल पर लोगों के हितों के लिए, उनके अच्छाई के लिए, उनके भलाई के लिए कार्य करता है। लोकतंत्र का महत्व है सार्थक भागीदारी यानी सहभागिता। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौड़ की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में से एक है और बेंगे वसल ग्राम पंचायत ने अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने के एक मिशन की मिसाल है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, ज़रूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है और आम जनता प्रादेशिक और केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा परिचित अपने लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय शासन से होती है। स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता इस सवाल से कहीं ज़्यादा सरोकार होता है क्योंकि इस बात का सीधा असर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ता है। दोस्तों, इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के समान है और ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी इसको कहते हैं क्योंकि ये ज़मीनी स्तर से सबसे ज़्यादा जुड़ा है। लोगों के सबसे नज़दीक का शासन होता है और लोगों का इसमें विश्वास होता है। भारत में स्थानीय शासन का विकास, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम पर समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप लिया और समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड या लोकल बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से ये मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वो जरूरी कदम उठाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी ये प्रवृत्ति जारी रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है और विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस बच्ची के मन में ख्याल आता है कि मैं अतीत के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मेरे मन में ये शंका जरूर उठती है कि गांव के पंचायत के लिए चुनाव न हो तो ऐसी पंचायत में गांव के बुजुर्गों, अमीर लोगों और समाज के ऊपरी तबके के पुरुषों का बोलबाला रहेगा। लेकिन ये चुनाव जो है उससे इस स्थिति का समाधान हो गया है। दोस्तों, पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में भी देखा गया है। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी। इस कारण हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ एक आश्वासन था कि फैसला लेने में और कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का कहना है कि भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए और इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। इसका मतलब यह है कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को खुद को निपटाने में काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांव से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन का एक पिरामिड की तरह है जिससे शीर्ष आधार पर टिका होगा।
और ये महात्मा गांधी का कथन है। दोस्तों, जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है और इसमें कहा गया है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले। और दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का ये प्रावधान अदालतीवाद के दायरे में नहीं आता और इसकी प्रवृत्ति प्रधानतः सलाह मशविरे की है। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यहाँ कुछ कारण बताए जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि यह देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत करने का रहा। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरी बात ये कि संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज़ उठ रही थी। इसका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पात और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत के ऐसे माहौल में यह उद्देश्य मटिया मेट हो जाएगा। बहरहाल किसी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांव में गुटबाजी और अन्य बुराइयां मौजूद होते ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य अनंत शयनम अयंगर का कहना था कि लोकतंत्र के हक में गांवों को स्वशासन, यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गांव को सुधारने और वहां के शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ जमाने में समर्थ हों। तो कुल मिलाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ज़रूर ध्यान दिया, लेकिन वे उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं जिससे इस कदम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन की बात करते हैं। दोस्तों, संविधान का 73वां और 74वां संशोधन हुआ। इसके बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना था। इस कार्यक्रम के पीछे ये सोच थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो और लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि इसमें जनता की भागीदारी हो। दोस्तों, इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। कुछ प्रदेश जैसे गुजरात, महाराष्ट्र ने 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई, लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सकें। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश और केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने यह तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए और अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये बच्चा सोचता है कि जब सभी राजनीतिक दलों और यहाँ तक कि मेरी कक्षा में भी गुटबाजी चलती है, तो गांव में मौजूद गुटबाजी से लोग इतना डरते क्यों हैं? तो ये विचार का विषय है। दोस्तों, सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहरे पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की और समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने और ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। आइए देख लेते हैं विस्तार से संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज और बनावट में एक रूपता लाना। दोस्तों, ब्राजील में संविधान में प्रांत, संघीय, जिले और नगरपालिका परिषद की व्यवस्था है। इनमें हर एक को स्वतंत्र शक्तियां दी गई हैं। इनका न्यायाधिकरण अलग अलग तरह से है।
जिस तरह गणराज्य राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह राज्य भी नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये प्रावधान स्थानीय शासन की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों 1989 में संविधान संशोधन करने की बात आगे बढ़ी और बाद में सन 1992 में संविधान का 73वां और 74वां संशोधन हुआ। इसको संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका से जुड़ा है और सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ था। दोस्तों हमने पहले देखा कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाएं, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने से प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। अब आइए 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों की जांच करते हैं। दोस्तों त्रिस्तरीय बनावट। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहले पायदान पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के दायरे में एक या एक से अधिक गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर की पंचायत यानी बीच का पायदान मंडल का है, जिसको कि खंड या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश में आकार में छोटे हैं, जो प्रदेश छोटे आकार के हैं, वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर के पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है और इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है और ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेशों के कानूनों से होता है। चुनाव की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है और यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाला ये महत्वपूर्ण प्रावधान है और संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा दोस्तों इसमें आरक्षण यानी रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या के अनुपात में की गई है और यदि प्रदेश सरकार जरूरी समझे और वह पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। यहाँ यह बात गौरतलब है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर चेयरपर्सन तक यह आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि ये आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला ये भी धारण कर सकती है। विषयों का स्थानांतरण। तो ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए हैं और इन 29 विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं को जो है कानून बनाने का अधिकार है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है और हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अनुच्छेद 243(6) बताता है कि पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। तो ये
कुल पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय शामिल हैं। और दोस्तों 11वीं अनुसूची में जो विषय हैं इसमें देखिए कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला, स्वास्थ्य और साफ सफाई और परिवार नियोजन, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। ये सारी बातें जो हैं दोस्तों, ये पंचायतों के लिए जो विषय शामिल किए गए हैं उसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। दोस्तों भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया था। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल और जल जोहड़ जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई है। वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं और इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों को ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मामलों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्थानीय स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना है और आधुनिक ढंग से निर्धारित निकायों में ऐसे समुदायों को परिचित करना है। तो कुल मिलाकर विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना इस विचार की संगति बैठती है। राज्य चुनाव आयुक्त दोस्तों प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें और इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था जो प्रदेश के सरकार के अधीन होता था। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है और बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है। उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता है। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। ये आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा और इस पहल के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला न बने। 73वें संशोधन के बाद आइए 74वें संशोधन के देखते हैं। दोस्तों संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो है ये स्थानीय शासन के शहरी स्थानीय शासन के निकाय यानी नगर पालिका से है। शहरी इलाका क्या है? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच के होते हैं उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं है। गांव की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए ये जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाके में कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो। इस इलाके में कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेतीबाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो और जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है। अनेक रूपों में 74वें संविधान संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन ये संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण और विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संविधान संशोधन में शामिल हैं और नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दे और ये कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। आपको बताना है संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। जिस तरह से संविधान के जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय, तो 12वीं अनुसूची में जो शहरी निकायों से संबंधित कितने विषयों का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन। दोस्तों अब सभी प्रदेशों ने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए हैं।
इन प्रावधानों के अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और इस अवधि में यानी 1994 से 2004 में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ प्रांतों में अब तक 3-3 बार चुनाव हो चुके हैं। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से ज़्यादा, मध्यवर्ती अथवा प्रखंडीय स्तर की पंचायतों की संख्या 6000 से ज़्यादा तथा ग्राम पंचायत की संख्या 2,40,000 है। शहरी भारत में 10 से ज़्यादा नगर जो है दोस्तों, ये नगर निगम, 1400 नगर पालिका और 2000 नगर पंचायतें हैं। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है और इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। यदि प्रदेशों की विधानसभा और संसद को एक साथ रखकर देखें तो इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम बैठती है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। और दोस्तों एक बात जाहिर है कि 73वें और 74वें संशोधन ने देश भर की पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका की संस्थाओं की बनावट का एक सा किया है और इसके अलावा इन स्थानीय शासन की मौजूदगी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार होगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण ये अच्छी बात है कि महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है और आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत के अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। नगर निगमों में 30% महिलाएं मेयर हैं और नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर हैं। लगभग 650 नगर पंचायतों को प्रधानी महिलाओं के हाथ में है और संसाधनों पे अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने जो है दोस्तों देखिए ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया है। इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों की राजनीतिक के काम धंधे की समझ पैनी हुई है। अनेक मामलों में पाया गया है कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उसमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती है और चर्चा ज़्यादा संवेदनशील होती है। अनेक मामलों में ये देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रहीं अथवा महिला को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसले लेता रहा, लेकिन अब ऐसी घटनाओं में तेजी से कमी आई है। यहाँ पर आइए देखते हैं दिल्ली मुंबई मावा सरकार, मावा नाटे माटे सरकार। देखिए यहाँ पर स्थानीय सरकार यहाँ खुली धूप में बैठी है। क्या कोई खास बात आपको दिख रही है? तो यहाँ पर देखिए किस तरह से महिलाओं की भागीदारी इसमें हो रही है। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन से ही अनिवार्य बना दिया था और इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति और 8.2% अनुसूचित जनजाति है। स्थानीय शासन और शहरी ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है और इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए हैं और ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज़्यादा हो रही है। कभी कभी इसमें तनाव पैदा होता है। जो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता था वह अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता। इससे सत्ता के लिए जो संघर्ष है वो तेज हो जाता है, लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते। जब भी लोकतंत्र को ज़्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव होगा। संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास और कल्याण की ज़रूरतों से संबंधित हैं। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में इसे अपना कामकाज स्वतंत्रतापूर्वक करने की छूट बहुत कम है। अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे थे। इसका मतलब ये है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते थे। इस तरह इतने सारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण की यह कहकर आलोचना करते हैं कि इससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों और संसाधनों के आवंटन के बारे में भी विकल्प चुनने की ज़्यादा शक्ति नहीं होती है।
फिर भी दोस्तों यहाँ पर एक स्थानीय निकायों के पास जो है अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है। स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। इससे कारगर ढंग से काम करने की उनकी क्षमता का बहुत क्षरण हुआ है और शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान है, जबकि सरकारी खर्चे का 4% इन निकायों द्वारा व्यय होता है। इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च ज़्यादा करते हैं। इस कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं। दोस्तों एक केस स्टडी देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लैटिनी अमेरिका के देश बोलीविया का नाम लिया जाता है। सन 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ यानी जन भागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई। इसके परिणाम स्वरूप महापौर का लोकतांत्रिक चुनाव संभव हुआ। देश को नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया और एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई कि नगर पालिकाओं को धन स्वतः स्थानांतरित हो जाए। बोलीविया में 314 नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल भी कहा जाता है। महापौर के साथ एक नगर पालिका परिषद होती है और स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। दोस्तों बोलीविया की स्थानीय सरकार को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बहाल करने और आधारभूत ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोलीविया में देशव्यापी राजस्व उगाही का 20% नगर पालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। नगर पालिका को मोटर वाहन, शहरी संपदा और बड़ी कृषि संपदा पर कर लगाने का अधिकार है और इन नगर पालिकाओं के बजट का अधिकांश हिस्सा वित्तीय हस्तांतरण की प्रणाली के जरिए प्राप्त होता है। तो नगर पालिकाओं को राजनीतिक अधिकार ही देना पर्याप्त नहीं है या स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को केवल राजनीतिक अधिकार देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें वित्तीय अधिकार भी होने चाहिए। दोस्तों स्थानीय शासन का ये जो चैप्टर हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इस अनुभव से यही संकेत मिलते हैं कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखेंगे। स्थानीय शासन को ज़्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार रहें। आखिरकार लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता की भागीदार जनता होगी। गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वे लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने में होती है। जैसे ये कहा जाए कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं, उनको लागू करना और जनता से उनका पालन करवाना भी महत्वपूर्ण है, तभी कानून की सार्थकता होगी। तो दोस्तों ये था एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान 11वीं कक्षा का भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का अध्याय 8 स्थानीय शासन। ये अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।